तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। आज अपन देखते हैं नेक्स्ट ओम्स लॉ। तो यदि बच्चों मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो चूंकि बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है तो सीधे सीधे जवाब देंगे। एट द सेम फिजिकल स्टेट potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to current। ये बिल्कुल सही है। क्या बोला आपने? एट सेम फिजिकल स्टेट, एट सेम फिजिकल स्टेट potential difference V is directly proportional to current। Potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to current। यदि ये कंडक्टर है और इसमें यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, यहाँ पर मान लीजिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, जितना इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा सेम रेशियो में। दिस इज ओम्स लॉ, राइट। तो बच्चों ये है ओम्स लॉ। तो बच्चों ये जो ओम्स लॉ है उसका अपन को नेक्स्ट क्या देखना चाहिए? प्रूफ। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रूफ। तो ये मान लीजिए कंडक्टर है ना, ये क्या है? कंडक्टर। और इसके एंड्स जो है, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है? V। ये एंड प्लस और ये एंड माइनस, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I। अब ये तो डेफिनेटली आपको इतना इमेजिन करना पड़ेगा, बाकी इसके आगे ही कहानी ये है कि यहाँ पर एक्चुअली में इस तरीके से बैटरी कनेक्ट है। तो अब यदि मैं आपसे बात करूँ, मान लीजिए इस कंडक्टर का यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज A और इस कंडक्टर की लेंथ L। तो आपको ये तो क्लियर मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि यदि ये बैटरी है, जो समझा चुका हूँ आपको, प्लस माइनस, तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो करेंगे? पॉजिटिव आइंस, है ना। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रहेगा बार बार पॉजिटिव आइंस के साथ में क्या होगा? कोलिजन होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? मूवमेंट होगा, ऐसा पॉजिटिव आयंस के फ्लो के अपोजिट स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे क्योंकि फोर्स लगेगा। अब इसलिए यदि आप बात करोगे यहाँ पर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा V इज इक्वल टू यू प्लस AT। स्ट्रेट पाथ पर हो रहा है। V मतलब मैं बात कर रहा हूं फॉर टू सक्सेसिव कॉलिजन, राइट। यहां पर मैं बोल रहा हूं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो आप बोलोगे V इज इक्वल टू यू प्लस AT। यहां पर इलेक्ट्रॉन जब ये पॉजिटिव आयन से जब कोलिजन करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या जाती है? 0। लेकिन फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा? यहाँ पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, और जब यहाँ पर हिट करेगा तो किससे? V वेलोसिटी से हिट करेगा। ये जो चीज़ मैं यहाँ समझा रहा था मैंने अलग से बताया। तो यहाँ पर जाएगा V, U की वैल्यू 0, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो U की वैल्यू 0। एक्सेलरेशन क्या बोलोगे बच्चों? फोर्स अपॉन मास। और कभी भी टू सक्सेसिव कॉलिजन में जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, तो टाउ से डिनोट करेंगे। अब मेरा आप लोग से क्वेश्चन है बच्चों, मैं आप लोग से यदि क्वेश्चन करूं और आप लोग से पूछूं कि
यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, फोर्स अपॉन चार्ज की क्या लिख सकते हो, स्मॉल ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली यहाँ पर फोर्स एफ, इसकी जगह जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा ना V इज इक्वल टू फोर्स की जगह जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू ऑफ टाउ, ये हो जाएगा। देखिए V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन की जगह फोर्स अपॉन मास आ गया, फोर्स की जगह हम रख देंगे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो ये हमको वेलोसिटी मिल गया। इसी वेलोसिटी को अपन बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो होती तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई टू, लेकिन यहाँ पर u की वैल्यू 0 हो जाएगी, v की वैल्यू v और बाई टू, तो सही मायने में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब ये 2 और आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन बच्चों ये इतना स्मॉल है कि अपन ये एवरेज वेलोसिटी के लिए 2 ना लेकर सीधे इसी को बोल देते हैं, ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम, ये वी की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमको पता है, हमने पहले देखा था I इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, ये मैंने रिलेशन आपको बताया था, डिराइव भी करवाया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये I इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। यहाँ पर n क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस VD की वैल्यू को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए, VD की जगह जाएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ अपॉन एम, राइट। अब यहाँ पर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एन, ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू ए इंटू ई अपॉन एम इंटू ऑफ टाउ, ये हो जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो E होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V अपॉन लेंथ, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू डेल V बाय डेल X। डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और डेल X मतलब डिस्टेंस। यदि इस कंडक्टर की लेंथ मैंने L दी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बोला है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, V बाय L। इसको भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो आपका I इज इक्वल टू जाएगा N इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू ई की जगह बच्चों आ जाएगा V बाय L इंटू टाउ अपॉन एम, ये आ जाएगा। इसको और थोड़ा ध्यान से देखिए, तो I इज इक्वल टू एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ अपॉन, ये L डिनोमिनेटर में जाएगा M इंटू एल, बचेगा यहाँ पर V, राइट। इसमें यदि इन क्वांटिटीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ml अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ इंटू आई इज इक्वल टू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। या इसी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई इंटू एम एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। ये जो क्वांटिटी आई है ना बच्चों, इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जाएगा आपका v इज इक्वल टू आई इंटू आर। व्हाट इज r, m इंटू l, व्हाट इज r, m इंटू l अपॉन n इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। ये जो आपका r था,
कितना, m इंटू एल अपॉन n इंटू ई स्क्वायर इंटू a इंटू टाउ, m इंटू एल अपॉन n ई स्क्वायर इंटू टाउ। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, राइट। तो बच्चों आपने जो डिराइव किया वो v इज इक्वल टू आई इंटू आर है। यदि यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज ना हो एट सेम फिजिकल स्टेट, ये r जो होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ये r जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यदि फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो r कांस्टेंट होता है, और यदि r कांस्टेंट होगा तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, I। तो ओम्स लॉ हमने प्रूफ कर दिया। बस आपके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि सर ये सेम फिजिकल स्टेट का मतलब क्या, ये मैं भी थोड़ी देर से आपको समझाता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो r कांस्टेंट रहेगा, और यदि r कांस्टेंट रहेगा तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, ओम्स लॉ इज, 4 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन दिया था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सेकेंड ऑप्शन दिया था v इज इक्वल टू IR, थर्ड ऑप्शन बोला था a एंड b बोथ, एंड फोर्थ नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है A, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये है ओम्स लॉ, क्योंकि जब ओम ने लॉ दिया था तो उसने R को क्या मान कर रखा है, कांस्टेंट, राइट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रही सवाल इस चीज़ को समझाने की, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ ये सेम फिजिकल स्टेट का मतलब क्या। पर अभी पहले आप लोग ये प्रूफ जो है उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों ये सेम फिजिकल स्टेट का मतलब क्या, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा दूसरे तरीके से। एक न्यू हेडिंग दे रहा हूँ मैं आपको, और वो हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, ये हमको देखना चाहिए। तो अब आप बहुत इजीली बता सकते हो कि आपके पास R का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, आपको क्लियर दिख रहा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू m इंटू एल अपॉन n इंटू ई स्क्वायर इंटू a इंटू टाउ। रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, यही फैक्टर क्या है, अफेक्ट करेंगे। यदि ये फैक्टर ना बदलें तो सेम फिजिकल स्टेट हो जाएगी, फिर रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो जो फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं वही कहलाता है फिजिकल स्टेट्स। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट जो है वो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें बच्चों ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यदि अपन बाकी सब चीजें ना बदलें तो r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा l के। मतलब यदि लेंथ इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड, ऑन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो आपको क्लियर दिख रहा है, यदि ये एरिया को छोड़कर बाकी सब क्वांटिटीज यदि कांस्टेंट हो तो R इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। इसका मतलब यदि कोई वायर सेम लेंथ का है, सेम टेम्परेचर पर है, दो वायर हैं, एक थिन और एक थिक, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा और एक का कम, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा
उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो थिक वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जो सेम लेंथ के थिन वायर हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए ये एरिया यदि कम रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप देखते हो कि जो एमपीबी के वायर्स रहते हैं ना, एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं, वो बहुत मोटे मोटे यूज़ किए जाते हैं। वो मोटे केवल इसलिए नहीं यूज़ करते कि स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मजबूत हो, क्योंकि करंट इतना पावरफुल रहता है कि उसको भी जला देगा, पर थिक यूज़ करने से क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा, तो करंट की वैल्यू जो रहेगी चेंज नहीं, हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट का होता है फॉर्मूला I²R × T, H = I²RT। जो वायर में हीट प्रोड्यूस होती है उसका ये फॉर्मूला है। तो यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखी जाती, कम, है ना। इसलिए कैसे वायर यूज़ किए जाते हैं, थिक वायर्स। तो जो थिक वायर्स होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम। फिर थर्ड आप देख रहे हो, और कौन से फैक्टर्स, एम तो बदलेगा नहीं, एम क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं बदलता। केवल यहाँ बदलने वाली कौन सी क्वांटिटीज है, 4, लेंथ, एन, ए और टाउ। यदि ये चेंज ना हो तो उसको बोलते हैं सेम फिजिकल स्टेट। पर बच्चों इसमें से आप 3 चीजें तो कांस्टेंट रख सकते हैं, चौथी चीज को आप कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे, इसीलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता है। अब उसमें से एक तो लेंथ आप कांस्टेंट रख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट रख सकते हैं। मतलब आपने एक वायर सेलेक्ट किया सेम लेंथ का, लेंथ भी नहीं बदल रही, एरिया भी नहीं बदल रहा, ना लेंथ बदल रही ना एरिया बदल रहा, तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। थर्ड जो है वो फैक्टर मैं बता रहा हूं, एन, मतलब ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर बोलते हैं उसको। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है आर, यदि सब चीजें कांस्टेंट हो और केवल एन के साथ रिलेशन देखें तो कैसा दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सारी मेटल में सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की। सिल्वर की यूनिट वॉल्यूम में एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिल्वर का यदि यूनिट वॉल्यूम लोगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा कंडक्टर है वो। क्यों सबसे ज़्यादा कंडक्टर है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। रेजिस्टेंस सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा तो आर की वैल्यू सबसे कम। अब फोर्थ बच्चों, फोर्थ फैक्टर आपको दिख रहा है टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो सही मायने में, ये फोर्थ को अपन एक्चुअल में बोलते हैं ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, टेम्परेचर। मतलब किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ कंडक्टर, और फोर्थ ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये फोर फैक्टर्स यदि चेंज ना हो तो उसको अपन बोलते हैं सेम फिजिकल स्टेट। पर बच्चों इसमें से 3 तो आप कांस्टेंट रख सकते हो, फोर्थ के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है
कि जब ये कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो इस साइड में क्या चल रहे हैं, पॉजिटिव आयंस, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बार बार पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, कोलिजन, और कोलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मैंने बोला था एक पतली सी गली और उसमें दो पार्टी के लोग चल रहे हैं अपोजिट नेचर के, तो उनके बीच में क्या होती है, मारा पीटी। तो स्वाभाविक जिसको पढ़ रहे हैं उसके गाल क्या होंगे, लाल। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, कोलिजन हो रहा है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या लग रही है, चोट। तो क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। और बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव आयंस का मोशन कैसा हो जाएगा, फास्ट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी कॉलिजन होने लगेगा। जल्दी जल्दी कॉलिजन का मतलब है टू सक्सेसिव कॉलिजन में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, कम। मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर T ये इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज कैसे होगा, केवल करंट के पास होने से। करंट जा रहा है और वायर गर्म होगा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, मोशन फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। मतलब हमको मालूम है व्हाट इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है मतलब टाउ क्या हो गया, डिक्रीज। अब यदि टाउ डिक्रीज होगा तो आर क्या होगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। इसका मतलब फाइनल बात ये निकली कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। तो जब आपने ओम्स लॉ देखा था तो मैंने बोला था एट द सेम फिजिकल स्टेट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब आपने कोई कंडक्टर ले लिया, एक बार ले लिया, जो लेंथ है फिक्स है, बदल नहीं रहे हो आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल रहे हो, और ना ही उसके नेचर को बदल रहे हो। मतलब आपने एक बार सिल्वर डिसाइड कर लिया तो सिल्वर हो गया, कॉपर ले लिया तो कॉपर हो गया, मतलब एन भी नहीं बदल रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करने से डेफिनेटली क्या हो जाएगी, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने से टाउ जो है वो तो चेंज होगा, टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, और टाउ चेंज होने से एक्चुअली में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सही मायने में रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हम रख ही नहीं पाते हैं, कुछ तो चेंज होता ही है। यदि चेंज ना हो, सेम फिजिकल स्टेट हो, तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहेगा, राइट। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों अपन को पढ़ना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को बच्चों हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से। अब हम लोग को पता है बच्चों, अभी अपन ने देखा R इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब भी हम लोगों ने देखा यदि हम इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ जाता रो इंटू L/A। ये जो रो है इसी को हम लोग बोलते हैं
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ये जो रो है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बच्चों बात होती कि यदि हम ऐसा बोल रहे हैं रो को, तो फिर डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? तो डेफिनेशन आप बता सकते हैं। यहां पर एल की वैल्यू 1 कर दीजिए, ए की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। इफ एल इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, तो रो इज इक्वल टू आर। मतलब आपको ऐसा कंडक्टर लेना है जिसकी लेंथ 1 हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो, तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज यूनिट एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिट, then the resistance of a conductor is called specific resistance। तो बहुत इजीली आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि मैं पूछूं आपसे ये रो क्या है, तो बच्चों रो जो है वो किसी भी कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये रो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब यदि आपने एक वायर लिया सिल्वर का 1 मीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर थिक, दूसरा एक और वायर लिया है लेकिन सिल्वर का ही है, अब उसकी लेंथ ज़्यादा है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सिल्वर सिल्वर है, कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, रो भी चेंज नहीं होगा। मतलब सिल्वर के लिए रो की वैल्यू कैसी रहेगी? फिक्स। लेंथ बदलोगे, एरिया बदलोगे, उससे रेजिस्टेंस बदल जाएगा लेकिन रो नहीं चेंज होगा। मतलब कुल मिलाकर ये रेजिस्टेंस इतना चेंज होगा कि आर, ए और अपॉन एल, ये तीनों का जो वैल्यू आएगी वो वापस कितनी आएगी? सेम। तो लेंथ बदलने से, एरिया बदलने से आर बदलेगा, रो नहीं बदलेगा, यदि आप नेचर नहीं बदल रहे हैं तो। इसलिए इसको रो को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। थर्ड, यदि बच्चों में पूछता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत इजीली निकाल लोगे। अब तो कैसे निकालोगे? तो आपको रो आर का पता, डायमेंशनल फॉर्मूला ए का और एल का, तो आ जाएगा। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वी अपॉन आई के बेसिस पर आया था। और एरिया का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, एल स्क्वायर, और लेंथ का भी आपको पता है एल। ये कैंसिल हो गया। अब रहा सवाल यहां पर वैल्यू का, तो आपको पता है रो इज इक्वल टू वी क्या होता है? W बाई क्यू अपॉन नीचे आई है तो एम्पियर, और यहाँ पर एक L कैंसिल हो गया था तो L बचा है। ये एम्पियर है, याद रखो। रो इज इक्वल टू वर्क के लिए क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T माइनस 2। ये Q डिनोमिनेटर में आएगा, चार्ज है, और चार्ज का क्या होता है? AT, और ऑलरेडी A है यहाँ पर, इंटू L।
तो रो का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अब आएगा ml², अब l³ हो जाएगा और t-3 हो जाएगा, तो जाएगा m l³ t-3 a-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट बचता है फोर्थ, वो है यूनिट, वो भी SI यूनिट। तो आपको पता है रो इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं R इंटू A/L, और रेजिस्टेंस के लिए हमको पता है ओम होती है, ओम का ये सिंबल है, इनटू एरिया के लिए क्या हो जाएगा m², और ये लेंथ के लिए मीटर, कैंसिल, तो इसलिए रो की यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर, ये यूनिट आ जाएगी। राइट, कॉपी कर लीजिएगा।